भाई लोगों, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे द ब्लड लाइन से। आखिर तक बने रहना, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के लिए काफी सारे प्लान्स हैं मेरे पास, यानी कि WWE जो प्लान कर रही है ड्रू मैकिंटायर के लिए इन फ्यूचर, उसका थोड़ा सा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे कुछ प्लान्स चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पर WWE में हर एक राइवलरी को लेकर। तो सबसे पहले ब्लड लाइन से शुरुआत करते हैं। तो ब्लड लाइन 2.0 यानी कि जो द नई ब्लड लाइन है, सोलो सिकोआ तामा तोंगा और तोंगा लोआ तांगा लोआ, जो भी नाम है भाई इसका, इनके जो नेक्स्ट अपोनेंट्स होने वाले हैं या फिर जिन्हें ये डिस्ट्रॉय करने वाले हैं पूरी तरीके से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग तक, तो उनका नाम है द प्राइड भाई। जी हाँ, द प्राइड यानी कि बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट, उन्हीं के साथ जो है इनकी आगे की राइवलरी चलने वाली है। और उसकी जो शुरुआत है वो हमें इस स्मैकडाउन से होती हुई नजर आएगी, जहां पर तोंगा लड़ेंगे लैशली से। और ऑब्वियसली अगर एक ब्लड लाइन मेंबर इन्वॉल्व है एक मैच में, तो वहां पर पूरी ब्लड लाइन आएगी और धमाका करेगी, यानी कि ढोल नगाड़े सब कुछ बजाएगी। और उस वजह से द प्राइड वर्सेस द ब्लड लाइन की स्टोरी स्टार्ट होगी, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग यानी कि जो अगला पीपीवी आने वाला है वहां तक चलेगी। और वहां पर हमें एक नया ब्लड लाइन मेंबर इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा, जो कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई। अब जो है जेकब फाटू को आ जाना चाहिए। तो जेकब फाटू के लिए जो प्लान्स है भाई, ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक्चुअल में इस ब्लड लाइन को नहीं, वो ज्वाइन करेंगे जो फेस ब्लड लाइन होने वाली है उसको, यानी कि रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन को। वो कैसे होगा भाई? तो पहले तो भाई जेकब फाटू आएंगे और वो सोलो की ब्लड लाइन को ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि सोलो तो गधा है, बेकार है, और मैं जो है फाटू हूँ, मैं जेकब फाटू हूँ, तो मुझे अपने फाटू ब्रदर्स का साथ देना चाहिए, यानी कि जिमी और जे। और वो किसका साथ देते हैं? वो रोमन रेंस का साथ देते हैं। तो इस वजह से जेकब फाटू बाद में जाकर रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये चीज़ हमें कब देखने को मिलेगी? ये चीज़ हमें तब देखने को मिलेगी जब भाई जेमी ऊसो का रिटर्न हो चुका होगा, और जो कि भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद कहीं पर जिमी ऊसो बिल्कुल वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई थी। फिलहाल वो शायद फिट तो होने ही वाले होंगे कुछ ही हफ्तों में। तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद जिमी ऊसो फाइनली जो है फिट हो ही जाएंगे एक्शन करने के लिए। तो वो जो है रिंग में वापस आते हुए हमें नजर आएंगे। और तब जिमी ऊसो जब पिटेंगे पूरी ब्लड लाइन से, तो जे ऊसो बचाने आएंगे। जे और जिमी एक साथ रीयूनाइट हो जाएंगे, और एंड में यहाँ पर जब उन्हें मदद की जरूरत होगी, तो वहाँ पर जेकब फाटू को समझ में आएगा कि मैं गलत ब्लड लाइन में घुस चुका हूँ, गलत जगह पर खड़ा हूँ, और वो वहाँ पर टर्न करेंगे सोलो सिकोआ के ऊपर, और वो जो है ज्वाइन कर लेंगे जिमी एंड जे ऊसो को। और उसके बाद हमें एक इन फ्यूचर जो कि बड़े पीपीवीज हमें देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि समर स्लैम। आई थिंक समर स्लैम में भी वो चीज़ हो सकती है। अगर भाई रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो सीधा समर स्लैम में ही हो रहा है, तो वहाँ पर ये मैच किया जा सकता है, जहाँ पर जेकब फाटू, जिमी ऊसो और जे ऊसो यानी कि पूरी फाटू टीम एक साइड होगी, और दूसरी साइड होंगे सोलो सिकोआ और तामा तोंगा और तोंगा लोआ। और यहाँ पर हमें पूरी ब्लड लाइन वॉर, एक नई ब्लड लाइन वॉर देखने को मिलेगी, और जहाँ पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न एंड में देखने को मिलेगा, जिस वजह से शायद वहाँ पर जहाँ पर सोलो सिकोआ की टीम जो है हार जाएगी। यानी कि भाई अगर समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न हो रहा है, तो वहाँ पर इस मैच को सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर जिमी, जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ, तामा तोंगा और तोंगा लोआ एक 6 मैन टैग टीम मैच में लड़ेंगे। और वहां पर रोमन रेंस का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम में। लेकिन अगर समर स्लैम में रोमन रेंस का मैच करवा रही है WWE, तो समर स्लैम से पहले ही रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा। तो हमें तो नहीं पता भाई रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा, लेकिन जब भी रोमन रेंस का रिटर्न होगा, वो सबसे बड़ा और सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न होने वाला है WWE के इतिहास का। इस तरीके से भाई मुझे तो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी WWE प्लान्स में चेंज करती रहती है, यहाँ से वहाँ, कभी न कभी कुछ तो कभी कुछ। और ब्लड लाइन की स्टोरी भाई, उसमें कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब फिलहाल कुछ ऐसे प्लान्स जो है WWE के पास हैं फिलहाल ब्लड लाइन को लेकर। बाकी देखेंगे क्या होता है। और भाई जेकब फाटू की रेसलिंग स्किल्स, भाई जेकब फाटू अलग ही लेवल की रेसलिंग करते हैं भाई। वो इतने जो है एक समोन की तरह वो हमें नज़र आते हैं, यानी कि वो भाई काफ़ी मोटे चौड़े हैं भाई। तो उस तरीके से ऐसा लगेगा नहीं कि वो ऐसे मूव्स कर सकते हैं भाई। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, अगर तुम्हें नज़र आ रहे होंगे उनकी जो मैचेस के क्लिप्स हैं वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम देखो भाई कि किस तरीके हाई फ्लाइंग मूव्स ये कर रहे हैं भाई। मतलब भाई इतने हैवी वेट के साथ ये इतनी ऐसी चीज़ें अगर आकर WWE में करेंगे, तो WWE का डरना काफ़ी जायज़ है कि ये बंदा जो है वो सोलो सिकोआ को ओवरशैडो कर देगा।
यानी कि सोलो सुकाकी, तो फिर कोई कैर ही नहीं करेगा भाई अगर इस तरीके के मूव्स जो है जेकब फाटू करेंगे। भाई समॉन ड्रॉप देते हैं हवा में उछाल के बंदे को, खुद जो है भाई इतने सारे स्प्रिंग बोर्ड मूव करते हैं भाई जैसे कोई हाई फ्लायर है भाई ये, यानी कि इतना हैवी वेट के साथ ये आता है लेकिन उसके साथ ये हाई फ्लाइंग मूव्स करता है भाई, कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई इस तरीके से जेकब फाटू को सोलो सिकुआ के अगेंस्ट में डालना ज्यादा बेटर ऑप्शन लग सकता है WWE को, इसीलिए मैं जो है ये स्टोरी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीजें चल सकती हैं फिर। और जिमी उसो और जे उसो वो भी दोनों तो हाई फ्लायर ही हैं, तो ये एक हाई फ्लायर वाली एकदम बेहतरीन टीम बन जाएगी भाई, ओरिजिनल ब्रदर्स वाली भाई। इसके बाद जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की अगर बात कर ही रहे हैं तो उसमें भाई ये जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें भाई एक बहुत बड़ा मैच लोड हो रहा है मंडे नाइट रॉ की तरफ से, जहाँ पर भाई आइजा ड्रैगनोवा जो है आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पर गुंथर भी है। और भाई गुंथर वर्सेस आइजा ड्रैगनोवा भाई ये बहुत बड़ा मैच हो सकता है रेसलिंग वाइज भाई, क्योंकि ये दोनों ही इंपीरियम के बंदे हैं। आइजा ड्रैगनोवा जो है वो इंपीरियम के ही बंदे हैं भाई, वो इंपीरियम के ही एक मेंबर हैं। और भाई हो सकता है गुंथर ने इसी वजह से जियोवाने विंची को अपनी इंपीरियम की टीम से निकाला हो ताकि वो ड्रैगनोवा को अपनी टीम में वापस से ज्वाइन करवा सके, यानी कि ओजी इंपीरियम को वापस ला सकें, जिसमें गुंथर, आइजा ड्रैगनोवा और लुडविग केजर होंगे। और ये होगी भाई ओजी इंपीरियम, क्योंकि उन्होंने जो भाई वीक जो पॉइंट था उसको निकाल दिया है फिलहाल के टाइम पर। लुडविग और गुंथर ने मिलकर जियोवाने विंची को इंपीरियम से निकाल दिया है, लेकिन उन्हें एक नया और बेहतर, यानी कि उनका जो पुराना दोस्त है वो नज़र आ चुका है कि वो मंडे नाइट रॉ पर आ चुका है और हम उसे वापस बुला सकते हैं अपनी टीम में। तो आइजा ड्रैगनोवा जो है पहले तो शायद गुंथर के साथ फाइट करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हुए बाद में इंपीरियम को ही ज्वाइन कर लेंगे शायद आइजा ड्रैगनोवा। तो भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे इन दोनों के मैच हो या फिर ये सब एक साथ आए, जो भी होगा वो सब बैंगर चीज़ें होने वाली हैं। और गुंथर जो है शायद इस बार के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग विनर भी होने वाले हैं, यानी कि किंग ऑफ द रिंग विनर होने वाले हैं और किंग गुंथर बनते हुए हमें नज़र आने वाले हैं आई थिंक के भाई, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को जिस तरीके से सेटअप किया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा भाई गुंथर के लिए ही लग रहा है। और जिस तरीके से भाई इस बार के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को और इसे चीज़ को जिस तरीके से सेटअप किया गया भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार इसे बहुत बड़ी ट्रीटमेंट मिल रही है भाई। क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुम्हें किसी किंग का नाम लेना हो जो सबसे बड़ा किंग था तो शायद भाई जो सबसे बेहतरीन किंग था भाई, जो तुम्हें याद रह सकता है, जिसने किंग बनकर इस टूर्नामेंट को जीतकर काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया हो, चाहे वो काफ़ी लोग मानते हैं कि वो बोरिंग था, लेकिन मेरी मायने में भाई वो सबसे बेहतर किंग था पिछले कुछ टाइम में। उसका नाम है किंग कॉर्बिन भाई। किंग कॉर्बिन भाई उसने अपने टाइम पर सबसे बेस्ट किंग बनकर दिखाया है भाई। उसके बाद भले ही चाहे कितने भी किंग बने हो उनका तो ज़्यादा राज ही नहीं चला भाई, वो तो भाई खुद के क्राउन को तुड़वा कर बैठ गए किसी और से ही, क्योंकि जेवियर वुड्स जब किंग बने थे लास्ट टाइम तो रोमन रेंस ने उनसे उनकी जो ताज है वो जो सब कुछ है वो छीन लिया था तोड़ फोड़ कर उनसे। तो भाई लास्ट टाइम सबसे बढ़िया जो किंग मुझे लगता है तो वो शायद किंग कॉर्बिन ही थे, जो लास्ट टाइम कोई बढ़िया सा किंग हमें देखने को मिला था। तो उसके बाद अब किंग गुंथर ही होने वाले हैं भाई, जो बेहतरीन किंग हो सकते हैं। और जो भी इसको जीतेगा भाई वो किसी भी चैंपियनशिप के लिए जा सकता है, ऐसा रूल भी है भाई इसमें। सोचो क्या हो अगर किंग गुंथर जीत गए और अब भाई अपनी शान शौकत दिखा रहे हैं, अपना राजपाट चला रहे हैं और उसके राजपाट को ख़त्म करने के लिए, उस किंग गुंथर के राज को ख़त्म करने के लिए असली किंग आएगा भाई WWE का, और उसका नाम है किंग लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर जो एक बार किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर रह चुके हैं, वो भी किंग लेसनर रह चुके हैं। तो हो सकता है कि हमें एक ओल्ड किंग वर्सेस न्यू किंग का मैच देखने को मिले, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच भाई, वो भी किंग ऑफ द रिंग के लिए। मतलब भाई ये कभी दांव पर तो नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है ना कि भाई ब्रॉक लेसनर अगर कहे कि जो तू पहन कर घूम रहा है वो मैं बरसों पहले जीत कर पहन कर घूम चुका हूँ। तो इस तरीके से भी भाई जो गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की स्टोरी है उसको भी सेटअप किया जा सकता है, और समर स्लैम में हमें गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जहाँ पर गुंथर किंग गुंथर होंगे और ब्रॉक लेसनर उसे ये बताने आएंगे कि तू किसी काम का नहीं है, तू किंग नहीं है, असली किंग यहाँ तेरे सामने खड़ा है, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो भाई ये चीज भी हो सकती है। तो भाई इस तरीके से भी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के मैच को सेटअप किया जा सकता है, लेकिन WWE क्या करेगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखेंगे भाई क्या होगा आगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस की बात कर लेते हैं भाई। तो सेथ रॉलिंस का भाई न्यू लुक निकल के आया है। तो भाई इसे न्यू लुक कहेंगे कि ओल्ड लुक कहेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। सेथ रॉलिंस का जो न्यू लुक है इसके ऊपर काफी हवा उड़ चुका है कि भाई ये क्या करवा लिया हमारे सेथ रॉलिंस ने भाई।
ड्रिप गॉड से ये कौन से गॉड बन गए। तो भाई अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो भाई सेथ रॉलिंस भाई घर पर पड़े हैं। तो भाई पहली बात तो ये कि सेथ रॉलिंस जो है वो रिकवरी के ऊपर है, उनकी सर्जरी हुई है और अब वो जो है रिकवरी टाइम पर हैं और उन्हें जो है काफ़ी टाइम ऑफ मिल रहा है WWE की तरफ से। और भाई मैं तो कहूँगा भाई मिलना चाहिए उसे, जो है 1 साल तक बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने जो किया है अब वो जो है थोड़ा बहुत आराम करना डिज़र्व करता है भाई। और जहाँ तक मैं सेथ रॉलिंस के रिटर्न को सोचूं तो भाई वो मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई उसे जो है रॉयल रंबल में आना चाहिए, यानी कि अगले साल के रॉयल रंबल में 2025 के रॉयल रंबल में जो है सेथ रॉलिंस का रिटर्न होना चाहिए भाई। उतना टाइम ऑफ तो मिलना चाहिए भाई सेथ रॉलिंस को। और भाई सेथ रॉलिंस के जो लुक है इसके बारे में भाई ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ने जानबूझकर ऐसा लुक किया हो। वैसे तो सेथ रॉलिंस अगर रॉयल रंबल तक आएंगे तो उनकी जो दाढ़ी है वो फिर से जो है उतनी ही लंबी हो गई होगी और उनके बाल भी भाई फिर से उतने ही ज़्यादा शाइनी और उतने ही लंबे हो चुके होंगे। तो ऐसे में भाई रॉयल रंबल तक तो वो वापस से वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम उन्हें देखते हैं विजनरी के रूप में। लेकिन हो सकता है कि सेथ रॉलिंस जो है इसी लुक में रिटर्न करें। और ऐसा क्यों भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस का जो विजनरी वर्जन है, जो न्यू लुक जो चल रहा था फिलहाल करंट टाइम पर, काफ़ी जो बड़े बड़े एनालिस्टिक्स हैं भाई जैसे कि बुकर टी वगैरह, वैसे वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि सेथ रॉलिंस जो है अपने ओजी कैरेक्टर में नहीं है, यानी कि सेथ रॉलिंस एक्चुअल में सेथ रॉलिंस है ही नहीं, वो कोई और ही लग रहा है जब वो विजनरी बनकर आता है। क्योंकि भाई असली सेथ रॉलिंस तो वो होता था जो कि हमेशा जो है चीज़ों को अलग तरीके से करता था, यानी कि भाई अगर मैच चल रहा है एक टाइटल मैच तो बेल्ट लेकर भाग जाओ अगर वो खुद डिफेंड कर रहा है। ये था भाई ओजी सेथ रॉलिंस। तो भाई सीधी सी बात है कि वो कह रहे थे कि दी आर्किटेक्ट जो सेथ रॉलिंस थे वही जो है ओरिजिनल सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है। तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस जो है उस ओरिजिनल कैरेक्टर को वापस लाने के लिए ऐसा कर रहे हो, एक आर्किटेक्ट 2.0 वर्जन हमें देखने को मिले सेथ रॉलिंस का जब वो रिटर्न करे। ऑब्वियसली भाई अगर सेथ रॉलिंस आएंगे और उनकी फ्यूड जो है सीएम पंक के अगेंस्ट होगी और सीएम पंक फेस होंगे तो सेथ रॉलिंस को हील बनना पड़ेगा, जो कि साफ नजर आता है जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं तो सेथ रॉलिंस को ही हील बनना पड़ता है। तो इस वजह से भाई सेथ रॉलिंस का जो पुराना आर्क है जो कि सीएम पंक से एक्चुअल में जिसकी राइवलरी स्टार्ट हुई थी, यानी कि आर्किटेक्ट भाई वहीं से तो स्टार्ट हुआ था ना भाई सब कुछ। आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस ने ही जो है सीएम पंक को कन्वर्ट किया था लास्ट टाइम, यानी कि जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी 2012 के टाइम पर तो सेथ रॉलिंस आर्किटेक्ट हुआ करते थे। तो उसी वर्जन के साथ सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक के अगेंस्ट आए, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस से अपने जो पुराने ओपोनेंट्स हैं उनके सामने वैसे ही जाते हैं जैसे चीज़ें शुरू हुई हो। जैसे कि रोमन रेंस के सामने वो हमेशा शील्ड के कपड़े पहनकर चले जाते हैं, शील्ड वाला कैरेक्टर लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि वो सीएम पंक से लड़ने के लिए भी आर्किटेक्ट वाला कैरेक्टर लेकर आएँ। और उसी के साथ भाई अगर सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में रिटर्न नहीं कर रहे तो हो सकता है कि वो जानबूझकर भाई सीएम पंक को चिढ़ाने के लिए, सीएम पंक को टॉन्ट करने के लिए वो सर्वाइवर सीरीज में ही सेम भाई जैसे सीएम पंक ने रिटर्न किया था सेम उसी तरीके से रिटर्न करे। सीएम पंक अपना मैच जीतकर खड़ा हो और उसके बाद सेथ रॉलिंस अचानक से वहां पर रिटर्न करे जो किसी को पता ना हो, ताकि वो सीएम पंक के ऊपर शॉट ले सकें, उसे चिढ़ा सकें कि देख मैं भी वैसे ही आया हूँ जैसे तू आया था। तो भाई सेथ रॉलिंस वैसे सीएम पंक तो भाई काफ़ी बढ़िया चलने वाला है, लेकिन एंड में भाई ड्रू वर्सेस सीएम पंक का भी तो बहुत बड़ा मामला है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो भाई अब एजे स्टाइल्स की बात कर ले तो भाई एजे स्टाइल्स से भाई जहाँ पर जाते हैं उनके नारे तो वहाँ पर लगने स्टार्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एजे स्टाइल्स एक फिनोमिनल है। फ्रांस में जब अब वो गए थे बैकलैश में तो वहाँ पर कैमरा हिलने लगे थे, वो जो गाना गा रहे थे भाई पूरा जो क्राउड है, और अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भाई वो लोग क्या गा रहे थे। वो गा रहे थे कि हाँ तुम हो, तुम सच में हो फिनोमिनल, ला 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 ला, ऐसे करके वो गाना गा रहे थे भाई, यस यू आर रियली 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 फिनोमिनल। तो ये वो गाना था भाई जो कि एजे स्टाइल्स को प्रेज करने के लिए था, एजे स्टाइल्स के लिए वो चीज़ें थी भाई सारी वहाँ पर। और भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई अब एजे स्टाइल्स को कितना बुरा लगा होगा, उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को एक मैसेज करके सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन भाई एजे स्टाइल्स को अंदर से कितना बुरा लगा होगा कि इतने सारे फैंस थे वहाँ पर जो उनके लिए ऐसी पॉप लेकर आ रहे थे, एक्साइटेड थे उनको देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो ना तो एक स्टाइल क्लैश लगा पाए ना ही एक फिनोमिनल फोरआर्म लगा पाए। तो मैच तो भाई जीतना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन कम से कम ऐसे बेटर मूव्स तो वो दिखाकर जो है एंटरटेन कर सकते थे लोगों को, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो भाई ये मैं कहूँगा कि शायद फ्रांस की जनता के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस मैच में भाई, और हमारे साथ भी। भाई इसके अलावा मैंने तुमसे उसी रिव्यू वीडियो में कहा था बैकलैश की कि एजे स्टाइल्स जो आउटफिट पहनकर आए थे वो सेम वही आउटफिट थी जो उन्होंने जब डस्टी रोड के साथ उन्होंने मैच किया था तो वहाँ पर पहनी हुई थी, यानी कि वो पर्पल कलर के कपड़े। लेकिन भाई ये तो एक्चुअल में भाई यहाँ पर एजे स्टाइल्स जो है वो अंडरटेकर को भी ट्रिब्यूट देते हुए नज़र आए,
क्योंकि उन्होंने जो आउटफिट पहना था वो सेम अंडरटेकर ने भी पहले जो है अपने टाइम पर पहना हुआ है ऑलरेडी। और भाई हम सब जानते हैं जो पर्पल कलर है वो अंडरटेकर की ओरिजिनल थीम रही है। तो हाँ भाई, एजे स्टाइल्स यहाँ पर कोडी रोड्स को जो है डस्टी रोड वाली चीजें तो याद दिला ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो अंडरटेकर को भी एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे थे। उन्होंने सेम जो है वो पर्पल प्लस ब्लैक जो आउटफिट है वो पहना हुआ था, जो उनके गिमिक में तो सूट करता ही है, लेकिन प्लस वो उन्हें ट्रिब्यूट देने में भी काफी ज्यादा हेल्प की उस आउटफिट ने उनको। वेल इसके बाद भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो ऑफिशियल पोस्टर है भाई वो एक्चुअल में ब्लैक पैंथर की मूवी से पूरा का पूरा कॉपी किया गया है भाई पूरा नजर आ रहा है भाई, कोई भी देख के बता देगा कि ये पूरा कॉपी किया गया है। लेकिन भाई WWE है भाई, उसने कॉपी तो किया लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो दिखानी पड़ेगी, तो भाई WWE ने काफी बेटर बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर कॉपी करेंगे तो उससे तो बेटर ही बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो भाई काम तो काफी बढ़िया किया है भाई इन्होंने। वेल इसके बाद अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि जो अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन है उसमें हमें वो सारे बंदे हमें देखने को नहीं मिलने वाले जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, यानी कि एलेक्सा ब्लिस, ब्रॉन स्ट्रोमन, एरिक रोवन और बू डैलस तक भाई। हाँ भाई, बू डेलिस भी शायद ऐसा कहा जा रहा है कि बू डेलिस ऑन स्क्रीन जो है अपीयर नहीं होने वाले हैं काफी समय तक, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो जो है स्टोरी लाइन को प्ले करेंगे। तो अब जो अंकल हाउडी के साथ जो बंदे अपीयर होने वाले हैं उनके जो नाम निकल कर आए हैं वो है भाई डेक्स्टर लूमिस और निकी क्रॉस, और ऐसा भी कहा जा रहा है काफी रिपोर्ट्स की तरफ से कि जॉनी गर्गानो और कैंडिस लरे को भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाने वाला है। इसी के साथ भाई एक और नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन था, लेकिन है भाई। तो इन बंदों के साथ जो है अंकल हाउडी की एक फ्रेश और न्यू स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी। और डेक्स्टर लूमिस और निकी क्रॉस भाई इन दोनों का तो समझ में आता है, क्योंकि डेक्स्टर लूमिस भाई हमेशा ऐसे मूड में रहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें तो कोई और ही काबू कर रहा है, और निकी क्रॉस भाई आसमान में देखते 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 भाई पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। और ये दोनों ही जो है टेलीविजन स्क्रीन से ऑफ है फिलहाल के टाइम पर, लेकिन उन्हें रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि भाई WWE के पास इनके लिए प्लान्स है। अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन में इनको यूज किया जा सकता है जिस तरीके के इनके कैरेक्टर्स हैं इस तरीके से, और जो डेक्स्टर लूमिस हैं और निकी क्रॉस वो जो है बहुत जल्द हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अंकल हाउडी की स्टोरी से ही लिंक होंगे। इस पर भाई मेरी तो राय यही है कि भाई नहीं भाई, एलेक्सा ब्लिस, ब्रॉन स्ट्रोमन और एरिक रोवन इनको भी जो है स्टोरी में होना चाहिए, जो कि भाई आई थिंक आगे जाकर जरूर होगा। तो देखेंगे भाई कि अंकल हाउडी की स्टोरी किस तरीके से मूव ऑन करेगी, या फिर ये जो रिपोर्ट्स हैं ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं हमें गुमराह करने के लिए, ऐसा भी होता है भाई। वेल भाई लिव मॉर्गन और बेकी लिंच की बात करें तो इनका मैच होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में, लेकिन यहाँ पर जो है लिव मॉर्गन ने एक बात कही थी कि वो जो है रिया रिप्ली से अपने रिवेंज टूर में बदला ले रही हैं, और वो और भी लेंगी क्योंकि वो उनसे जो है वो हर चीज़ छीनना चाहती हैं जिससे वो प्यार करती है भाई। अब इसका मतलब समझ रहे हो, हम जो है सब कुछ देख चुके हैं भाई। डॉम जो है लिव मॉर्गन का पीछा करते हुए जा रहा है, डॉम का जो रुमाल है भाई वो लिव मॉर्गन की पॉकेट में नजर आ रहा है। लिव मॉर्गन यहाँ पर ये भी कहती हैं कि वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में बेकी लिंच को क्लियरली तो नहीं हरा सकती, लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी जिससे वो हराएंगी। तो शायद वो कहीं ये तो हिंट नहीं कर रही थी कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो आकर जो है लिव मॉर्गन की मदद करेगा नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में, भाई हो सकता है। और इस तरीके से भाई जो लोग ये कह रहे थे कि लिव मॉर्गन को जितवाना चाहिए तो और वो बड़ी हील बनती और उसको वो वेस्ट हो गया वो चीज़, तो भाई इस तरीके से उस चीज़ को फिर से कैपिटलाइज किया जाएगा। डॉम अगर जितवाएगा लिव मॉर्गन को तो वहाँ पर सीधा दिखेगा कि रिया रिप्ली को धोखा मिला है, और इस तरीके से लोग जो है डॉम को जो हेट मिलती है उसे बोलने नहीं देते। अब तो भाई माइक भी जो है उठाने नहीं देंगे इसके बाद, तो आई थिंक भाई लोग पूरी जनता डोमिनिक मिस्टीरियो को, तो भाई ऐसा हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में लिव मॉर्गन वर्सेस बेकी लिंच के मैच में इंटरप्ट करें और वहां पर लिव मॉर्गन को जितवा दें। और फिर भाई जजमेंट डे में क्या होगा वो भाई देखने लायक चीजें होंगी, जो अलग ड्रामा वहां पर चलेगा। वेल अगर ड्रामा की बात करें जजमेंट डे का तो भाई ड्रामा तो अभी भी चल रहा है। फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट भाई पहले तो हमें दिखा कि ले भाई हो गया कांड, अब ये दोनों लड़ने ही वाले हैं, ऐसा बैकलैश में नजर आया। लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने माफी मांग ली, और पहले भाई ऐसा नजर आ रहा था कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो फेस टर्न करने वाले हैं, लेकिन भाई रॉ के इस सेगमेंट को देखकर जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने माफी मांगी तो ऐसा लग रहा है कि फिन बैलर फिर फेस टर्न करने वाले हैं, फिन बैलर जो है जजमेंट डे से अलग होने वाले हैं। तो भाई शायद काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है WWE की तरफ से हमारे लिए। लेकिन भाई मेन मुद्दे की बात तो यही है कि इस राइवलरी को, यानी कि फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की जो राइवलरी है, जजमेंट डे का ब्रेकअप वगैरह, तो ये जो चीजें ये समर स्लैम में ही जाकर जो है कंक्लूड होने वाली, यानी कि वहीं पर जाकर इसका जो है आखिरी परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर फिन बैलर जो है
अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट फिन बैलर। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को समर स्लैम में डिफेंड करेंगे डेमियन प्रीस्ट। तो भाई तुम लोग ये कहोगे कि भाई उससे पहले तो क्लैश एट द कासल होने वाला है, तो वहां पर ड्रू मैकिंटायर को मूवमेंट मिलने वाला है, ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनेगा भाई वहां पर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की चीजें जहां से शुरू हुई थी वहीं पर जाकर एंड होनी चाहिए। ड्रू मैकिंटायर का मौका क्लैश एट द कासल में छीना गया था सोलो सिकोआ की तरफ से, तो क्लैश एट द कासल में ही उसे वो मूवमेंट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के भाई जो प्लान्स है वो कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो इंजर्ड चल रहे हैं और सीएम पंक भी भाई अपनी इंजरी पर है, लेकिन ये दोनों रिकवर कर चुके हैं। और भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में तो शायद ये लोग नहीं लड़ सकते भाई, ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है कि ये वहाँ पर लड़ने वाले हैं। तो उसके बाद क्लैश एट द कासल ही आता है, और इसका जो है हमें हिंट भी दिया गया है सीएम पंक के प्रोमो के दौरान। उन्होंने ये कहा कि अपने प्रोमो के दौरान कि ड्रू मैकिंटायर मुझे स्कॉटलैंड में ग्लासगो मारना चाहता है। तो भाई एक्चुअल में जो ग्लासगो केस जो है वो एक्चुअल में ड्रू मैकिंटायर के हेडबट का नाम है, लेकिन ग्लासगो से ही स्मैक डाउन होने वाली है क्लैश एट द कासल के पहले वाली, और क्लैश एट द कासल जो है स्कॉटलैंड में होने वाला है। और सीएम पंक ने कहा कि वो स्कॉटलैंड में मुझे ग्लासगो मारना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा वहां पर। तो ये शायद एक हिंट था वहां पर इन दोनों नाम का मेंशन करना सीएम पंक की तरफ से, ग्लासगो और स्कॉटलैंड। ये एक प्रॉपर हिंट है भाई कि क्लैश एट द कासल में ही सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच प्लान किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो वहां पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी बुल्ड किया जा सकता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट भी इंक्लूड हो, लेकिन वहां पर चैंपियनशिप हमें हाथ बदलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जो है वो सीएम पंक के ऊपर अपना पूरा दोष डालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस मैच में कुछ ऐसी चीजें हो, अगर ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो वहां पर सीएम पंक की वजह से ड्रू मैकिंटायर ना जीत पाए, यानी कि क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हो लेकिन सीएम पंक आ जाए और फिर वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो रिटेन कर लें अपनी चैंपियनशिप को, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक की स्टोरी समर स्लैम तक चलती ही रहे, जो कि ऑब्वियसली भाई सबको नजर आ रहा है कि ये मैच तो बहुत बड़ा है और समर स्लैम के लिए परफेक्ट है। तो वहां तक जो है ये स्टोरी जो है लेवल 4 तक चली जाएगी भाई, जो लोग 2K24 खेलते हैं उनको समझ में आ जाएगा। वेल इसके बाद ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने की बात करें तो वो शायद भाई कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो क्लैश एट द कासल में तो चैंपियन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका मैच सीएम पंक से होगा, उन्हें शॉट ही नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है वो जो है नए मनी इन द बैंक विनर बनकर निकले भाई समर स्लैम से पहले। जी हाँ, तुमने सही सुना, ऑड्स वगैरह और सब यही बता रहे हैं कि एले नाइट या जे उसो जो है मनी इन द बैंक विनर हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर को जितवाओ भाई, क्योंकि सोचो जब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन रहा है तो हर बार उसकी जो टाइटल है वो किसने छीना है, एक मनी इन द बैंक विनर ने। एक मनी इन द बैंक जो है कैश इन हुआ ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, दोनों बार वो जब चैंपियन था तो मनी इन द बैंक की वजह से वो सारे मूवमेंट उससे छिने हैं। पहले मिज ने किया था बॉबी लैशली के साथ मिलकर कोविड और पैंडेमिक के टाइम पर, और इस बार जो है डेमियन प्रीस्ट ने वो चीज की और 5 मिनट 46 सेकंड का एक छोटा सा रेंज जो है ड्रू मैकिंटायर के हाथों में थमा दिया। तो सोचो जब ड्रू मैकिंटायर वही सेम चीज करके समर स्लैम में या समर स्लैम के बाद कैश इन करके जीतेगा, ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक विनर होकर मनी इन द बैंक को कैश इन करके चैंपियन बनेगा, तो स्टोरी किस तरीके से जो है एक सर्कल में बन जाएगी कि ड्रू मैकिंटायर हमेशा मनी इन द बैंक की वजह से हारा और मनी इन द बैंक की वजह से ही वो जीता है, और ड्रू मैकिंटायर को भाई मनी इन द बैंक पसंद ही नहीं है इसी वजह से। तो हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके कैरेक्टर में चल रहा है तो वो सबसे उसी तरीके से बदला लेता है जैसे लोगों ने उसके साथ किया हो। तो भाई इसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक विनर बनकर मनी इन द बैंक को कैश इन करके ही चैंपियन बनता हुआ नजर आ सकता है हमें समर स्लैम में या फिर समर स्लैम के बाद भाई, क्योंकि अगर समर स्लैम में अगर वो कैश इन करेगा तो भाई मैं नहीं चाहता जैसे ड्रू मैकिंटायर का भाई 5 मिनट का टाइटल रेन हो गया, वो फिन बैलर का भी जो है 5 मिनट का टाइटल रेन हो जाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच होगा और ड्रू मैकिंटायर उसमें अगर कैश इन कर चैंपियन बनेंगे तो भाई अगर वहाँ पर फिन बैलर जीत जाते हैं तो हो सकता है कि फिन बैलर का भी फिर 4 मिनट का टाइटल रेन हो, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगा। तो इस वजह से समर स्लैम में कैश इन नहीं हो, उसके बाद कहीं पर हो जाए। तो भाई यही थी सारी चीज़ें ब्लड लाइन से रिलेटेड, ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड, सेथ रॉलिंस के नए लुक से रिलेटेड, और जो भी तुम्हें काफ़ी कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे इनके ऊपर इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।